लोग सोचते हैं कि पेंडेमिक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या जब मार्केट गिर रही हो तो हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे इन्वेस्टर्स इसी टाइम पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने जो कोरोना के एक्सट्रीम डेज में जब मार्केट बहुत गिरी हुई थी तो मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, किसमें इन्वेस्ट किए थे और फाइनली मेरा रिटर्न क्या रहा अभी तक का। पर इससे पहले कि मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बताऊं, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कितने टाइप की होती है और हर इन्वेस्टिंग में थॉट प्रोसेस जनरली इन्वेस्टर्स का क्या रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम नो नथिंग इन्वेस्टर्स बोलते हैं, वो जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो जिन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली एक फंड्स की बास्केट है, यानी काफी सारे लोग मिलकर एक फंड मैनेजर को पैसे देते हैं और वो फंड मैनेजर अपनी कैलकुलेशंस के बाद उन पैसों से कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदता है, जिसके बदले वो कुछ परसेंटेज लेता है एज अ फीस। अब अगर इन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट सब में बटेगा उस प्रोपोर्शन में जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। वैसे ही अगर इन शेयर्स में लॉस होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये लॉस भी झेलना पड़ेगा। अब एक स्पेशल कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिन्हें इंडेक्स फंड्स बोलते हैं, यानी फंड मैनेजर अपने हिसाब से कंपनी सिलेक्ट नहीं करते, यानी पहले से क्राइटेरिया फिक्स होगा और उसी के हिसाब से वो कंपनीज के शेयर्स खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो फंड मैनेजर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट करेगा। अब क्योंकि इंडेक्स फंड्स में कंपनी के शेयर्स खरीदने का रूल फिक्स है और फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए, इसीलिए इंडेक्स फंड्स की फीस फंड मैनेजर बहुत कम लेगा। और जो इन्वेस्टमेंट सीखने में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, उसके लिए मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट है। इवन वॉरेन बफेट बार बार इसे ही रेकमेंड कर चुके हैं और उन्होंने इंडेक्स फंड की फेवर में $1 मिलियन की शर्त भी रखी थी, जो कि वो जीत गए थे। The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund. अगर आप इंडेक्स फंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जॉन बॉगल की बुक द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ें, या फिर आप इसकी फ्री में हिंदी में ऑडियो बुक समरी सुन सकते हैं गीगल ऐप में। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं और जो थोड़ा ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी वो खुद इंडिविजुअल कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं और फिर उनसे अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। अब दो तरीके हैं कंपनीज को एनालाइज करने के, पहला है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। आइए इन दोनों को जल्दी से सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस वो लोग करते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं। अब आप पूछेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टर्स कौन है? वैल्यू इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो 100 रुपए की चीज 50 रुपए में खरीद लेते हैं। जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर फोकस करते हैं, यानी एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गोल्ड की शॉप है और उनके पास 10 लाख रुपए का गोल्ड अवेलेबल है, तो हमें पता है कि किसी भी कीमत में सिर्फ उसके एसेट्स के अकॉर्डिंग ही 10 लाख रुपए की ये शॉप तो होनी ही चाहिए। अब जिस दिन ये शॉप हमें 10 लाख से सस्ती मिल रही हो, हम इसे खरीद लेंगे। अब ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फंडामेंटल एनालिसिस वाले इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है। वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं उस वक्त का जिस वक्त उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम हो जाएगी और उसके शेयर्स वो खरीद लेंगे। हम लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि वो अच्छे इन्वेस्टर अपनी इंटेलिजेंस की वजह से नहीं बल्कि अपने इमोशनल डिसिप्लिन की वजह से बने हैं। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो हम लोगों को आता है वो हम 1 महीने में आप लोगों को सिखा सकते हैं, लेकिन उनका कंपनीज को फिल्टर करने का क्राइटेरिया ही इतना स्ट्रिक्ट है कि जब तक उनको 1 रुपए की चीज 50 पैसे में नहीं मिलेगी वो कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं। लेकिन हम सबको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इसलिए हम लोग रुक ही नहीं पाते, हमें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए और इसलिए बहुत ही कम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के सच्चे प्रैक्टिशनर बन पाते हैं। फिर भी आप में से जिन लोगों को लगता है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुक्स अवेलेबल हैं। पहला है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम और दूसरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम ग्राहम टू बफेट एंड बियॉन्ड बाय ब्रूस ग्रीनवॉल्ड। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक इन्वेस्टर की साइकोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम ग्राहम टू बफेट एंड बियॉन्ड बाय ब्रूस ग्रीनवॉल्ड ने एक्चुअली सिखाया है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये नॉन इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन ये बुक बहुत वैल्यूएबल है। कई लोगों को लगता है कि कौन है ये ब्रूस ग्रीनवॉल्ड, तो बेंजामिन ग्राहम को सब जानते हैं, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु थे।
जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन बेंजामिन ग्राहम के बाद आए थे रॉजर मुर्रे और फाइनली ब्रूस ग्रीनवॉल्ड ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि ये किस लेवल की नॉलेज रखते हैं। ज्यादातर MBAs में डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ाई जाती है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन ब्रूस बोलते हैं कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज नहीं करते, बल्कि वो सबसे पहले एसेट्स देखते हैं और फिर करंट अर्निंग पावर देखते हैं। वैल्यू इन्वेस्टर्स 3 तरीके यूज करते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। पहला है वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिसमें बैलेंस शीट्स देखते हैं और उसमें एसेट्स की वैल्यू निकाल के लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। सेकंड है अर्निंग पावर वैल्यू, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि अगर कंपनी अपनी प्रेजेंट अर्निंग फ्यूचर में भी मेंटेन रखती है तो कंपनी की वैल्यू आज की डेट में क्या होगी। और फाइनली है ग्रोथ वैल्यू, इसमें देखा जाता है कि अगर कंपनी की वैल्यू एक ग्रोथ से इंक्रीज होती है तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब फंडामेंटल एनालिसिस के केस में कई लोग ये कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के केस में हमें बहुत सारी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ती है और फिर हमें वेट करना पड़ता है कि किस टाइम पर उस कंपनी के शेयर्स इंट्रिंसिक वैल्यू से भी हमें कम दाम पर मिलेंगे। अब ऑब्वियसली इस मेथड में टाइम लगता है और इसीलिए इस मेथड ने बिलियनर्स भी बनाए हैं और ये ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि ट्रेडिंग में भी तो लोग पैसे कमाते हैं। चलो हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है और उसमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है। तो बेसिकली ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस पर बेस्ड है, यानी जनरली ट्रेडिंग एक मोमेंटम की गेम है जिसमें हम चार्ट्स देखते हैं सारे बायर्स और सेलर्स के कलेक्टिव बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि फाइनली मार्केट कहाँ रिस्पॉन्ड करेगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर प्राइस कम हो गया है तो इमोशनली लोग ओवरऑल डरे हुए हैं और शेयर्स को सेल कर रहे हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि फ्यूचर में शेयर प्राइस वैल्यू बढ़ेगी और इसलिए वो शेयर्स खरीद रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस की मूवमेंट ऊपर या नीचे क्यूमुलेटिव भी हो सकती है, जैसे कि एक साथ 50 कंपनीज की प्राइस, जैसे कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की केस में, या फिर एक इंडिविजुअल कंपनी की प्राइस भी ऊपर नीचे होती है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अपनी स्किल्स को टेस्ट करें और उसके बाद आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 5 से 10% ही ट्रेडिंग में यूज करें और वो भी निफ्टी 50 से स्टार्ट करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक्सपर्टीज गेन करने के बाद ही स्टार्ट करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेडिंग में बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से सीखें। और फाइनली बहुत ही छोटे अमाउंट से अपनी स्किल्स को रियल वर्ल्ड में टेस्ट करें और अपना कैपिटल सेव करके रहें, ज्यादा इमोशंस में ना बहें। अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस्ड कौन है और किस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम अपनी स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको विशाल मलकान के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि को फाउंडर है मलकान्स व्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के। ये खुद 16 साल की एज से ट्रेडिंग कर रहे हैं और RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को काफी अनकन्वेंशनल तरीके से यूज करते हैं। तो आज की ये वीडियो भी इन्होंने ही स्पॉन्सर की है। तो अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप इनका स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स नाम का कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री में 10 दिनों के लिए, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 25,000 है। इस कोर्स में हम स्टॉक मार्केट्स के बेसिक सीख सकते हैं और ये भी सीख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। और इस कोर्स को सभी एज ग्रुप वाले लोग देख सकते हैं। इनकी स्ट्रैटेजीज बहुत सिंपल और इजी होती है, जो कि एक 10 साल का बच्चा या एक बिगनर भी सीख सकता है और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऑलरेडी इसे यूज भी कर रहे हैं। और अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है तो आप 19 और 20 सितंबर को इनका 2 दिन का लाइव वर्चुअल इवेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है डाउन ट्रेंड ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जो बेसिकली इस टॉपिक पर है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो कैसे सिग्नल्स देखने को मिलते हैं और हम कैसे मार्केट क्रैश से बच सकते हैं। लोगों को लगता है कि मार्केट क्रैश में ही सिर्फ लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज हैं तो आप ना ही सिर्फ लॉस से बच सकते हैं बल्कि प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसमें आपको ये भी नॉलेज मिलेगी कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है मलकान्स व्यू के नाम से, जो कि इंग्लिश में है, और स्टार ट्रेडर के नाम से, जो कि हिंदी में है, और जिसमें 600 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां से हम स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में वेबिनार के फ्री रजिस्ट्रेशन की भी लिंक दी है, जहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट सवाल आता है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसमें हम अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि एक एप्लीकेशन है मनी भाई, जिसे हम यूज कर सकते हैं। ये एक वेब एप्लीकेशन है, इसलिए इंटरनेट ब्राउजर में ही इसे यूज करें। इसमें हम वर्चुअल पैसे लगा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितनी स्किल्स अचीव करी हैं। तो ये एक पोर्टफोलियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ अपने इंडेक्स फंड्स का पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने करी थी पैंडेमिक के दौरान, ये 3.5 लाख के आसपास थी, और जो रिटर्न था ये 4,10,000 के आसपास था। तो ये सारे इंडेक्स फंड्स ही हैं, कोई यूटीआई से खरीदा है, कोई एसबीआई से खरीदा है। अभी मैं प्रेफर करता हूं कि मैं एसबीआई से ही खरीदूं, क्योंकि एसबीआई पर ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन ये सारे इंडेक्स फंड्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये सारे निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट किए गए हैं। तो अगर इसकी हम ट्रांजैक्शंस देखें तो यहां पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5 बार हुई है, 31 मार्च को, 21 अप्रैल को, 19 मई को, 25 जून को और 29 जून को। तो ये मैंने क्यों करी थी, हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। इस वक्त अगर हम एनएससी की वेबसाइट देखें, यहां पर एनएससी की, तो यहां पर 23 मार्च को सबसे कम पीई आ चुका था, यानी बैंक रेट के अकॉर्डिंग पीई आ चुका था। पीई क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो 100 डिवाइडेड बाय 6, यानी अगर आप 100 रुपए बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6 रुपए का रिटर्न आता, अगर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये 16.6। और हम मानते हैं कि जब पीई बैंक के आसपास हो जाए निफ्टी 50 के केस में, तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो होना क्या चाहिए था, मुझे 23 मार्च को ही सारे इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन मैंने ये डेट मिस कर दी और अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी मैंने 30 मार्च को, जब ये 18.66 था पीई, जो कि उतना ज्यादा नहीं बढ़ा था और ये ठीक था। तो 31 मार्च को हुई। उसके बाद मुझे लगा कि मार्केट दोबारा गिर सकती है, जो कि ऑब्वियसली मेरे पार्ट में एक गलत डिसीजन था। मुझे जितना भी अमाउंट करना चाहिए था वो इसी डेट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, मगर मैंने वेट किया 21 मार्च को, फिर 19 को, फिर 25 को, और थोड़े थोड़े पैसे करता रहा। इसमें 25,000 डाले, फिर 25,000, फिर 50,000, फिर ये 76,285 जितना था मेरा बैलेंस इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, ये मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो बेस्ट केस तो होता कि हम यही करते, लेकिन इसके बावजूद और इस सारे टाइम में बाकी सारे की सारी जो मैंने 4 इन्वेस्टमेंट करी थी, इस टाइम पीई वो बढ़ चुका था। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मैंने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदे वो 31 मार्च को थे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 3,35,000 थी, और अभी तक का रिटर्न जो विद इन 5 to 6 मंथ्स ही हुए हैं 59,157 हो चुका है, यानी 21.41% रेट ऑफ रिटर्न है, आरओआई वो मुझे मिल चुका है, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है ये 1 साल की नहीं है, अगर आप 1 साल की मानेंगे तो दैट विल बी क्लोज टू 40%। तो इवन वॉरेन बफेट का जो रिटर्न है दैट इज 20%। ऑब्वियसली अब उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बार बार नहीं आएगी, उनका हर साल का रिटर्न इतना होता है, और उनका इन्फ्लेशन भी वहां पे यूएस में कम है। बट आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट मैंने निफ्टी 50 में भी डाले थे, यानी पहली 50 कंपनी में नहीं, 51 से लेके 100 कंपनी में, क्योंकि इनमें भी जो रिटर्न है वो कई बार ज्यादा मिल जाता है। ये छोटी कंपनी है कंपैरेटिवली पहली 50 कंपनी के, तो इसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है, लॉस की गुंजाइश भी ज्यादा होती है। तो इसमें जो टोटल रिटर्न मिला है वो 16.2% का मिला है। 50,000 इन्वेस्ट करे थे, 58,000 का रिटर्न मिला। और फाइनली मैंने एक सिप खोली है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इसमें मैंने 5,000 की सिप खोल दी है ताकि हर बार कटते रहें। तो यहाँ पे 5,000 इन्वेस्ट करे थे, शायद जुलाई में कटे नहीं, फिर 5,000, फिर 5,000। तो इसमें भी अगर हम देखें XIRR है वो 33% है इस केस में। यूटीआई निफ्टी के केस में 85%, इसमें 47%। अब ऐसा नहीं है कि यूटीआई में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो सेम फंड में हमेशा आपको सेम ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वो सेम जगह ही लगाते हैं और उतना पैसा ही लगाते हैं। तो अगर आप एसबीआई पे ही सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक माना जाता है तो इसमें ही इन्वेस्ट करें जो आप करना चाहते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो काफी अच्छी है। इसमें जो टोटल रिटर्न है तीनों को मिला के वो 19.8 है परसेंट, और XIRR वो 77.45% है। तो ये अपॉर्चुनिटी बार बार ऑब्वियसली क्रिएट नहीं होती, बट यू गॉट द आइडिया कि साइकोलॉजी क्या है, और अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट की दोबारा से एक सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको नहीं बोला कि आप इन्वेस्ट कीजिए, बट ये मैंने किया था, क्योंकि और मैं आपको नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सर्टिफाइड नहीं हूं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट देखी। पहले थे पैसिव इन्वेस्टिंग, जो खुद पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि अपने पैसे किसी एक्सपर्ट को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स के बारे में बात करी थी। सेकंड थे एक्टिव इन्वेस्टर्स, जो या तो फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हैं जिसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में पैसे लगाते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एनीवेज दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप फ्री में इन्वेस्टिंग या किसी और टॉपिक पर बुक समरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 120 से ज्यादा फ्री में हिंदी में बुक समरीज अवेलेबल है। जस्ट रिमेंबर, रीडर्स आर द लीडर्स। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिए। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं,
जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।